ध्यान दें, गैल्वेनोमीटर क्या करता है बच्चों? गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करता है, लेकिन इसका एक डिमेरिट होता है। क्या डिमेरिट होता है? कि ये करंट के बहुत ही स्मॉलर वैल्यू को मेजर करता है ना। करंट के बहुत बड़े वैल्यू को ये मेजर नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हमको एमीटर में इसको कन्वर्ट करना है तो हमें ख्याल रखना होता है कि गैल्वेनोमीटर में क्या हो, बहुत ज़्यादा करंट पास नहीं होना चाहिए। तो क्या करते हैं, मान लो सिचुएशन कुछ ऐसा है, क्या सीरीज में कनेक्ट करते हैं कि पैरेलल में? पैरेलल में। और रेजिस्टेंस, ये गैल्वेनोमीटर है, मान लो इसका रेजिस्टेंस है सपोज आरजी। गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस है आरजी, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कोई। तो हम क्या करते हैं, इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले को? संट रेजिस्टेंस, एस फॉर संट। अच्छा ये बताओ, संट का जो वैल्यू है वो बहुत छोटा होना चाहिए कि बहुत बड़ा होना चाहिए? बहुत छोटा। क्या होना चाहिए? बहुत छोटा। हाँ, तो हमारा टारगेट क्या है कि गैल्वेनोमीटर से बहुत कम करंट पास हो। क्या टारगेट है हमारा? यहां से करंट बहुत कम पास हो। तो यहां से करंट कम पास हो तो मैक्सिमम करंट यहां से चला जाना चाहिए। और यहां से मैक्सिमम करंट कब जाएगा? जब ये वाला रेजिस्टेंस बहुत छोटा होगा बच्चों। तो अगर मान लो यहां से मेन करंट आई आया था, तो ये करंट दो पार्ट में बचेगा। एक तो गैल्वेनोमीटर में जो चला जाएगा उसको आईजी बोल दो तुम, और इधर जो बचा वो जाएगा कौन? आई माइनस आईजी। तो हमारी कोशिश बस इतनी सी होती है बच्चों, दो लाइन का चीज है ये, बहुत सिंपल चीज है, कि इसके पैरेलल में हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होना चाहिए। सवाल इसी पे आता है कि उसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए। और इतना कम रेजिस्टेंस रखते हैं कि मैक्सिमम करंट यहां से पास कर जाए, बाकी करंट यहां से चला जाए। बाकी इक्वेशन तो एक लाइन का है। ये डायग्राम बनाओ और एक लाइन लिख लो जो मैं लिखा रहा हूं। यहां से करंट आई गया, गैल्वेनोमीटर में आई जी गया, और संट में चला गया आई माइनस आई जी। लिखो एक लाइन। Shunt resistance is connected in parallel with the galvanometer. Shunt resistance is connected in parallel with the galvanometer. In parallel with the galvanometer. And resistance of shunt should be very low. Resistance of shunt should be very low. Should be very low. तो ये जो सेटअप तैयार हुआ इसको बोलते हैं हम लोग एमीटर। इसको बोलते हैं हम लोग एमीटर, इस सेटअप को। तो कोई बोले रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कितना हो जाएगा बच्चों? रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर अगर निकालना है, हालांकि ये नहीं निकालना होता है, अगर इसको आर ए बोल दें तो ये दोनों पैरेलल में आ गया, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर आ जाता है कितना बच्चों? एस इंटू आर जी डिवाइडेड बाई एस प्लस आर जी। पहला चीज तो ये एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, और दूसरा चीज क्या होगा, क्या इनके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा? जो संट के क्रॉस होगा वही गैल्वेनोमीटर के क्रॉस होगा, दोनों पैरेलल में है। तो हम इक्वेट कर देते हैं इक्वेटिंग पोटेंशियल ड्रॉप, इक्वेटिंग पोटेंशियल। तो वहां से हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा। क्या मिलेगा? इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होता है? V इक्वल टू होता है आई आर, और इधर करंट जा रहा है आई माइनस आई जी, और आर का वैल्यू है एस। तो आई माइनस आई जी इंटू एस मस्ट बी इक्वल टू, इधर आई जी जा रहा है और इसका रेजिस्टेंस है आर जी, आई जी इंटू आर जी। यहां से हम संट का वैल्यू निकाल सकते हैं। संट का वैल्यू आता है आई जी इंटू आर जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी। ये तो मैक्सिमम 90% सवाल इसी के ऊपर होता है, संट रेजिस्टेंस क्या हो कि ये गैल्वेनोमीटर जो है वो एमीटर बन जाए। नोट कर ले। एक सवाल लिखोगे,
बोलूं? लिखो, वी हैव अ गैल्वेनोमीटर, क्वेश्चन लिखो एक, वी हैव अ गैल्वेनोमीटर विच कैन मेजर अ करंट, which can measure a current up to 0.1 ampere. We have a galvanometer which can measure a current up to 0.1 ampere, 0.1 ampere, and its resistance is 2 ohm, and its resistance is 2 ohm, its resistance is 2 ohm, full stop. We want to make an ammeter of capacity 10 ampere. We want to make an ammeter, we want to make an ammeter of capacity 10 ampere. We want to make an ammeter of capacity 10 ampere. How can we make it? How can we make it? लिख लिया? तो एमीटर एक बनाना है जो कि कितना करंट मेजर कर सके 10 एम्पियर। तो आई का वैल्यू यानी कि मेन करंट दिया है बच्चों 10 एम्पियर। गैल्वेनोमीटर कितना मेजर कर सकता है 0.1 एम्पियर, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया है तुमको 2 ओम, यही ना? ये 3 डाटा तुमको दिया हुआ है, इसमें उठा के रख दो। शंट रेजिस्टेंस तुमको मिल जाएगा कितना, 0.1 Ig इंटू RG 2 डिवाइडेड बाई I माइनस IG 10 माइनस 0.1, तो ये आ गया बच्चों 0.2 डिवाइडेड बाई कितना 9.9, ये उड़ गया तो 2 बाई 19 9 ओम। देख रहे हो ये बहुत छोटा है कि नहीं है? तो एक्चुअली नीचे लिखना होगा आपको एक लाइन इसके नीचे कि ये शंट रेजिस्टेंस हम गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में ऐड कर देंगे तो वो एक एमीटर बन जाएगा जो कि 10 एम्पियर का करंट मेजर कर सकता है। बात समझ में आया? अरे बोलो, समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट सेकंड वन इज वोल्ट मीटर इनटू वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से हम लोग पोटेंशियल मेजर करते हैं, और पोटेंशियल मेजर करते हैं तो हम इसको सीरीज में लगाते हैं कि पैरेलल में लगाते हैं? पैरेलल में लगाते हैं हमेशा। अरे सीरीज मतलब संट को सीरीज में लगाते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर को सर्किट में पैरेलल यूज किया जाता है कि नहीं? तो क्या करते हैं हम, जैसे मान लो कि ये मेन सर्किट ऐसा है, सपोज ये मेन सर्किट है, सपोज ये रेजिस्टेंस R है, यहां से करंट जा रहा है I, मुझे इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करना है। तो मैंने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर सबसे पहले लगाया, गैल्वेनोमीटर ऐसा, ये गैल्वेनोमीटर लगा देता तो ये डायरेक्टली तो वोल्ट मीटर का काम नहीं करेगा। अब मुझे इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करना है, तो मैं क्या करूं, मैं क्या चाहूंगा कि ये जो वोल्ट मीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है, यहां से करंट नहीं जाना चाहिए। हमारा टारगेट क्या है, यहां से करंट नहीं जाना चाहिए, यानी कि बहुत कम करंट जाना चाहिए, यही ना? अब यहां से बहुत कम करंट जाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे फिर से एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, शंट रेजिस्टेंस। इस बार लगाते हैं हम सीरीज में। कैसे लगाते हैं? इसके साथ सीरीज में। और इस बार इसका वैल्यू बहुत छोटा कि बहुत बड़ा? बहुत बड़ा। यहां से करंट बहुत कम पास करना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है। तो यहां से करंट कम पास करने के लिए इसका वैल्यू बहुत बड़ा होना चाहिए। तो क्या होगा, I इधर चला जाएगा, मान लो IG, गैल्वेनोमीटर में करंट गया IG, और जो बचा वो इधर चला जाएगा I माइनस IG इस रजिस्टर के क्रॉस। तो ये जो सेटअप बना, दिस इज नोन एज वोल्ट मीटर। तो इसमें एक लाइन लिखो ये डायग्राम बनाने के बाद, लिखो
to convert into voltmeter a very high resistance, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस Rg मान लेना फिर से बोल रहा हूं, टू कन्वर्ट इनटू वोल्टमीटर अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, ब्रैकेट में लिख लेना शंट, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर. अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, ब्रैकेट में शंट, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर. कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर. तो दो बातें तो दिमाग में बिठा लो. एमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लगाते हैं बहुत ही कम रेजिस्टेंस, और वोल्टमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर में लगाते हैं सीरीज में बहुत ही हाई रेजिस्टेंस. अब इसके बाद क्या है, पोटेंशियल कितना आ जाएगा बच्चों, इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना आ जाएगा, V इक्वल टू इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही इसके क्रॉस होगा, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल, इसके क्रॉस रेजिस्टेंस कितना हो गया, Rg प्लस S हो गया. तो V इक्वल टू आ जाएगा बच्चों कितना, Ig इंटू Rg प्लस, यहां से हम पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं. नोट करो. राम तेरी गंगा मेरी सो गई. एक सवाल लिखोगे नीचे. We have a galvanometer which can measure 0.1 ampere. We have a galvanometer which can measure 0.1 ampere. Which can measure 0.1 ampere. Its resistance is 2 ohm. We have a galvanometer which can measure 0.1 ampere. Which can measure 0.1 ampere and its resistance is 2 ohm. Its resistance is 2 ohm. Full stop. How can we make a voltmeter to measure 10 volt? How can we make a voltmeter to measure 10 volt? टू मेजर 10 वोल्ट. कहानी फिर से वही है बच्चों, Ig दिया हुआ है 0.1 एम्पियर और Rg दिया हुआ है 2 ओम, और तुमको मेजर करना है 10 वोल्ट, यानी कि V का वैल्यू दे दिया है 10 वोल्ट. तो यहां रख दो 10 इक्वल टू 0.1 इंटू Rg प्लस S, 2 प्लस S, यहां से S का वैल्यू निकालो. तो ये इधर आके कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा. 100 माइनस 2, S का वैल्यू देखो 98 ओम आएगा. देखो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस निकल के आया. नोट करो, और कुछ सवाल कराता हूं. लिखो. The resistance of a galvanometer is 20 ohm. The resistance of a galvanometer is 20 ohm. Resistance of a galvanometer is 20 ohm. And its full scale deflection current is 1 milliampere. Resistance of a galvanometer is 20 ohm and its full scale deflection current is 1 milliampere. Full scale deflection current is 1 milliampere. Its full scale deflection current is 1 milliampere. Full stop. Modify the instrument to make, modify the instrument
टू मेक, मॉडिफाई द इंस्ट्रूमेंट टू मेक, पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, एन एमीटर विच कैन मेजर 500 मिली एम्पियर, एन एमीटर which can measure 500 milliampere, an ammeter which can measure 500 milliampere. Second part, a voltmeter which can measure 25 volt, a voltmeter which can measure 25 volt. चलो कर दो जल्दी से। क्या क्या दिया हुआ है? आरजी दिया हुआ है 20 ओम, आईजी दिया हुआ है 1 मिली एम्पियर। पहले पार्ट में आपको एमीटर बनाना है जिसमें करंट मेजर होना चाहिए 500 मिली एम्पियर का। हाँ जी, क्या था फॉर्मूला संट का? आई जी इंटू आर जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी। तो ये हो गया तुम्हारा आई जी इंटू आर जी। आई जी है 1 इंटू आर जी है तुम्हारा 20। अच्छा, इसको चाहो तो उसमें कन्वर्ट कर लो। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या, या कैंसिल हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ऊपर भी आएगा 10 टू द पावर -3, नीचे भी आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, जरूरत नहीं है। और नीचे आएगा आई माइनस आई जी। 500 माइनस 1 कितना हो गया? 499। तो इतना ओम का संट लगा दो उसके साथ पैरेलल में, तो वो बन जाएगा आपका एमीटर। और सेकंड पार्ट में V निकालना है, और V का वैल्यू दिया हुआ है, कितना मेजर करना है इसको? 25 वोल्ट। फॉर्मूला ये वाला लगा दो, 25 इक्वल टू आई जी इज 1 मिली एम्पियर इंटू आर जी प्लस एस। आर जी दिया हुआ है 20 प्लस एस। इस बार इसको यूज कर लेना 10 टू द पावर -3, ठीक है ना? 1 इंटू 10 टू द पावर -3, ताकि ये एम्पियर में आ जाए। ये एस है, एस, तो यहां से एस का वैल्यू देखो, ये इधर आके बन जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर 3 -20। ऐसा ही कुछ आएगा क्या? इतना ओम, इसको हम लगा देंगे उसके साथ सीरीज में, तो बन जाएगा वो वोल्ट मीटर। चलिए, ये सब आसान आसान चीजें कर लोगे तुम लोग खुद से, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला चीज़ कुछ है नहीं। 2 ही तो चीज़ें ध्यान रखना है। चलो 2 चीज़ और है, बता दूं फटाफट फटाफट। मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज ये किस पे काम करता है भाई? इट वर्क्स ऑन WSB, याद है? इसी पे काम करता है, बिल्कुल उसी का एक्सपेरिमेंटल पार्ट है ये। तुमने एक्सपेरिमेंट किया भी हो शायद, क्लास 12 में किया ही होगा। कैसे होता था याद करो, यहाँ पे R1, इधर R2, इधर R3, इधर R4, R1, R2, R3, R4, और बीच में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ से बैटरी लगा रहता था अपना। तो हम कंडीशन हमने निकाला था, क्या कंडीशन था बच्चों? कि जिसमें इसमें करंट कुछ नहीं जाना चाहिए, यानी कि यहाँ पे अगर गैल्वेनोमीटर हम लगाएं तो यहाँ पे कोई करंट पास नहीं होना चाहिए, ये नल डिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए। तो इसमें करंट अगर ना जाए तो कंडीशन हुआ करता था R1/R2 इक्वल टू R3/R4, यही कंडीशन था। अब इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है बच्चों मीटर ब्रिज। उसका डायग्राम मैं थोड़ा सा बना रहा हूँ। ये डायग्राम की तुमको ज़रूरत नहीं है, मैं इसको मिटाता हूँ, इधर बनाता हूँ इसका डायग्राम कैसा होता है।
इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा रहता है, इसके बीच में एक अननोन रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसका वैल्यू हमको निकालना होता है, और इधर एक वायर लगा रहता है 1 मीटर का, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वायर। इस वायर का हमको 2 चीज़ पता होता है बच्चों। क्या क्या पता होता है? इस वायर का हमको रो पता होता है और इसका हमको एरिया पता होता है। ठीक है, रो और एरिया पता है तो हमें पता है इसका रेजिस्टेंस पता है, रो इंटू एल बाई ए, है कि नहीं। अब क्या करते हैं, मान लो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू पता है, इसको कुछ R1 बोल दूं, R1, और इसको R2 बोल दूं। मुझे R2 का वैल्यू निकालना है। R2 अननोन होता है। अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए इसका यूज करते हैं हम, अननोन रेजिस्टेंस है। तो R2 का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से एक ऐसे वायर निकला रहता है, ऐसे लाते हैं, ठीक है, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा रहता है और इसमें एक ये टच करने वाला जॉकी जिसको बोलते हैं, ऐसा लगा रहता है। तो हम इसको क्या करते हैं, इस पे वायर पे टच करते हैं और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन चेक करते हैं। ठीक है ना, यानी कि वो पॉइंट हम ढूंढते हैं वायर पे, वो वाला पॉइंट ढूंढते हैं जहां पे टच करने के बाद ये गैल्वेनोमीटर पे नल डिफ्लेक्शन मिल जाए, यानी कि यहां से कोई भी करंट पास ना हो। समझ रहे हो बात को? तो क्या होता है, अगर मान लो सपोज यहां से x डिस्टेंस पे, लेट अस अज्यूम ये टोटल लेंथ इसका l था, मान लो l है इसका लेंथ ऑफ वायर का, लेंथ ऑफ वायर कितना रहेगा वो दिया रहेगा। अब मान लो यहां से x डिस्टेंस पे जाके टच करते करते गए हम, हमें x डिस्टेंस पे जाके नल डिफ्लेक्शन मिला। यहां पे आने के बाद हमको पता लग गया कि कोई करंट पास नहीं कर रहा है सर्किट में। तो इससे मतलब क्या हुआ, अगर ये x है तो क्या ये वाला l माइनस एक्स हो गया। तो ध्यान से देखो तो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बन गया, 1 2 3 4 रेजिस्टेंस और बीच वाले इस वायर में कोई करंट पास नहीं कर रहा है। तो कंडीशन क्या बनेगा, R1 बाई R2 इक्वल टू, अगर इसको R3 बोल दें और इसको R4 बोल दें तो ऐसा लिख सकते हैं हम। R1 हमें पता होता है, R1 एक नोन रेजिस्टेंस होता है। R2 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी R2 अननोन रेजिस्टेंस है, R2 हमको निकालना है, हमें निकालना है वैल्यू R2 का। तो R2 इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, R1 इंटू R4 डिवाइडेड बाई R3, यानी कि R1 इंटू, अब जरा बताओ R4 किसको बोल रहे हैं, R1 R2, ये R3 है बच्चों, ये R4 है। हाँ, तो R4 का वैल्यू कितना, रो इंटू रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो इंटू एल बाई ए, याद है, यहां लेंथ हो गया L माइनस एक्स, तो R4 का वैल्यू हो जाए रो इंटू L माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए डिवाइडेड बाई R3 का वैल्यू, इसका वैल्यू हो जाता रो इंटू एक्स बाई ए से ए उड़ जाता, रो से रो उड़ जाता, तो यहां से हमको R2 का वैल्यू मिल जाता कितना, R1 मल्टीप्लाइड बाई L माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। बस यही होता है एक्सपेरिमेंट का काम। यहां से हम अननोन रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। इसमें कुछ भी दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है, प्योर व्हीटस्टोन ब्रिज है और कुछ भी नहीं है। लिख लेना, R1 इज नोन रेजिस्टेंस, R2 अननोन रेजिस्टेंस है, उसका वैल्यू हम निकाल लेते हैं, L माइनस R1 इंटू L माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। कोई दिक्कत किसी को? दूसरा इसका भाई है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्यों यूज किया जाता है, इसमें लिख लेना, इसका यूज में, इट इज यूज टू फाइंड वैल्यू ऑफ सम अननोन रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए यूज होता है और किसी बैटरी के ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। लुका छुपी मिटाऊं? नेक्स्ट लिखो पोटेंशियोमीटर।
एक चीज याद करो, पुरानी बातें, बैटरी ऐसे लगाया करते थे और इधर भी अगर हम बैटरी लगा दें ऐसे ही सेम सेंस में और दोनों का ईएमएफ ई हो तो क्या कोई करंट पास करेगा क्या बच्चों सर्किट में? जीरो। इसी सिद्धांत पे काम करता है पोटेंशियोमीटर, बिल्कुल एग्जैक्टली यही सिद्धांत है। कहानी क्या है, एक बड़ा बैटरी होता है पिक्चर में, ऐसे एक बड़ा बैटरी लगा दिया, इसका ईएमएफ अगर ई है तो इस बैटरी के क्रॉस एक वायर लगा रहता है, ऐसा एक वायर यहां से लेके यहां तक, और इसका पूरा का पूरा ईएमएफ इस वायर में डिवाइडेड होता है। ठीक है, अगर वायर का लेंथ L है, लेट अस अज्यूम वायर का लेंथ L है, तो इसका जो पूरा ईएमएफ है बैटरी का वो इस वायर के क्रॉस डिवाइडेड रहता है, यानी कि E इज डिवाइडेड across the wire of length L, wire of length L। तो अगर हम K एक नया टर्म डिफाइंड कर ले, K इज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ऐसा बोल दो, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, यानी कि यूनिट लेंथ में कितना वोल्टेज है, तो क्या हम K का वैल्यू E/L लिख सकते हैं? अगर L लेंथ में E पोटेंशियल है तो यूनिट लेंथ में क्या E/L के बराबर होगा, है ना? अब क्या करते हैं, बैटरी, अब अगला कहानी है बैटरी का। जिस बैटरी का हमको ईएमएफ फाइंड करना होता है, लेट अस अज्यूम हम उसको इधर लाते हैं, यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया, मान लो इस बैटरी का हमको ईएमएफ निकालना है, फाइंड करना है। ये बैटरी लिया और इसके साथ कनेक्ट कर दो एक गैल्वेनोमीटर, और यहाँ से वही जॉकी वाला कहानी, और इसको ले जाके वायर में टच करते हैं। ध्यान देखो, बैटरी दोनों देख रहे हो सेम सेंस में लगाया है। सेम सेंस मतलब एक दूसरे को अपोज करेगा, सपोर्ट करेगा, अपोज करेगा ना, अपोज करेगा। तो इससे फायदा क्या होगा, अब हम फिर से इस जॉकी को क्या करते हैं, वायर पे टच करते हैं, इधर उधर टच करते रहते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे जाके करंट क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। यानी कि ये वाला सिस्टम अचीव करने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हो बात? मान लो कि किसी पॉइंट पे यहाँ पे आके, यहाँ से x डिस्टेंस पे आके लेट अस अज्यूम तुमको नल डिफ्लेक्शन मिल गया, यहाँ पे करंट मिल गया जीरो इस वाले में, और तो हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि उस कंडीशन में दोनों का ईएमएफ बराबर होना चाहिए था, इसका ईएमएफ और इसका ईएमएफ। अब इसका ईएमएफ अगर E है, लेट अस अज्यूम कि इसका ईएमएफ E है, E तो उधर माना है V है, इसका पोटेंशियल मान लो V बैटरी का, तो इसका वोल्टेज और इस वायर का जितना होगा वो दोनों बराबर होना चाहिए था, और इस वायर का कितना आता, यानी कि V का वैल्यू किसके बराबर आता बच्चों, यूनिट लेंथ में कितना था, E/L, तो X लेंथ में कितना हो जाता, E/L इंटू X, यानी कि बैटरी का पोटेंशियल हमको मिल जाता E/L इंटू X। बस खत्म कहानी, इतना ही है और कुछ भी नहीं। नोट करो। इस पे सवाल पूछा हुआ है एक दो, मैं आपको करके दिखा देता हूं। ये डायग्राम बनाओगे, लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, डायग्राम से सारा कहानी समझ में आ जाएगा। आपसे एक्स पूछ रहा है, बोल रहा है फाइंड एक्स सच दैट गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन या फिर करंट पासेस थ्रू गैल्वेनोमीटर इज जीरो। ये 100 वोल्ट का बैटरी है, ये 10 मीटर के वायर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, 100 वोल्ट। तो आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये बैटरी का वोल्टेज 10 वोल्ट दिया हुआ है, सोच दैट गैल्वेनोमीटर शोज अ नल डिफ्लेक्शन।
तो सबसे पहला चीज है बच्चों के निकाल लेना, और हमें पता है के होता है E/L। बैटरी का बड़ा वाला बैटरी का दिया हुआ है 100 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू है 10, तो ये आ गया 10 वोल्ट पर मीटर के का वैल्यू, ठीक। और बैटरी का देखो कितना दिया हुआ था 10 वोल्ट, हमने फॉर्मूला पढ़ा V = E/L × X। V दिया हुआ है 10 वोल्ट, E/L का वैल्यू निकाल लिया 10 × X, तो X का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर पे जाके उसको नल डिफ्लेक्शन मिलेगा। इसमें एक दो डायग्राम बना के बेवकूफ भी बनाता है कभी कभी, याद रहे, दिमाग में बिठा लो। कभी ऐसा आ जाए कोई बोले तुमसे ऐसा बैटरी लगा दे, सपोज ये बैटरी है 50 वोल्ट का, और ऐसे वायर दिया हुआ है 10 मीटर का, और यहाँ पे जो बैटरी लिया है जिसका EMF फाइंड करना था, इसका मान लो 55 वोल्ट है, इधर गैल्वेनोमीटर ये, और अब तुमसे X पूछे, बताओ क्या प्रॉब्लम है इस सवाल में। कभी जीरो हो ही नहीं सकता है इसमें, यानी कि जो तुमने बैटरी लिया उसका खुद का वोल्टेज 55 वोल्ट का है, यानी कि इसका वैल्यू अगर इससे ज़्यादा हो गया तो कभी करंट जीरो होने का पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। वायर यहाँ भी ले लोगे तब भी ना होगा, मैक्सिमम तो उसको 50 वोल्ट ही मिल सकता है और इसका 55 वोल्ट है, समझ रहे हो। तो जिस बैटरी को आप कंपेयर कर रहे हो उसका वोल्टेज जो गिवन बैटरी है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कभी भी I का वैल्यू जीरो नहीं होगा। और एक बेवकूफ़ी क्या करता है, कभी कभी ऐसा दे देगा, एक और कंडीशन है, कहाँ गया, हाँ, मान लो ये 50 वोल्ट दे दिया और यहाँ से बैटरी लगा दिया ऐसे, बताओ, मान लो ये 5 वोल्ट का ही बैटरी है, बताओ कभी करंट जीरो हो पाएगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि दोनों बैटरी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, इस बार अपोज नहीं कर रहा है, तो I का वैल्यू कभी भी जीरो यहाँ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये वो केसेस हैं जहाँ पे करंट कभी जीरो नहीं होगा। तो इस तरह से सर्किट आपको कभी कनेक्ट नहीं करना है। जो बैटरी आपको लेना है उसका वोल्टेज गिवन बैटरी से कम होना चाहिए, और बैटरी को इस तरह से कनेक्ट करना है कि दोनों एक दूसरे को अपोज करे, सपोर्ट ना करे, वरना कभी भी नल डिफ्लेक्शन आपको नहीं मिलेगा। इसमें कुछ बढ़िया सवाल अगर बनता है तो एक ही बनता है, करके दिखाओ। ये है 100 वोल्ट, इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा देगा, ज़्यादा होशियारी करेगा तो एक रेजिस्टेंस लगा दिया, मान लो 4 ओम का। अब इधर वायर लगाया, वायर कितना लगाया 2 मीटर का, 2 मीटर का वायर, इधर बैटरी दिया कंपेरेबल बैटरी 2 वोल्ट का, गैल्वेनोमीटर ये गया, ये X आपको फाइंड करना है, सो दैट गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, एंड अगर इसको AB बोल दिया जाए तो इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है RAB 6 ओम। अच्छा, इस वायर में रेजिस्टेंस दिया हुआ है 6 ओम पर मीटर। ये कहानी है। डायग्राम समझ में आ गया। एक बैटरी है 100 वोल्ट का, उसके साथ एक 4 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, फिर एक वायर लगाया है 2 मीटर का, इस वायर में रेजिस्टेंस दिया है 6 ओम पर मीटर का AB में, उसके बाद इधर 2 वोल्ट का बैटरी, गैल्वेनोमीटर, कहानी वही है, फाइंड X सच दैट गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन या फिर I का वैल्यू 0 है। चलो बताओ जरा, देखें बता पाते हो कि नहीं। क्या इस बार ये पूरा का पूरा 100 इसके क्रॉस मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। हाँ भाई, मिलेगा क्या इसके क्रॉस पूरा? कुछ तो ये खा जाएगा, तो ये कितना खाएगा वही निकाल लो। उसके लिए सबसे पहले इस सर्किट में करंट निकाल लो आप। नीचे वाले सर्किट को भूल जाओ थोड़ी देर। इस वाले सर्किट में देखो, यहाँ 4 ओम है और इस वायर में रेजिस्टेंस कितना हो जाता 12 ओम का, तो 12 और 4 16 सीरीज में हो गया।
तो सर्किट में करंट कितने का हो गया भाई? आप तो ऐसे सोचो, सर्किट कुछ ऐसा है, इधर 100 ओम है, 100 वोल्ट है, इधर 4 ओम लगा है और इधर 12 ओम लगा है। ऐसे सोच लो आप, तो कहानी ऐसा है, ये कहानी है। तो इसके अक्रॉस अगर हम करंट निकाल लें सबसे पहले, तो आई का वैल्यू आ जाता V बाई आर प्लस आर, यानी कि 100 डिवाइड बाई 12 प्लस 4 16, कितना आ जाता है ये? 25/4 एम्पियर। इतना करंट पास कर रहा है सर्किट से। तो सबसे पहले इसके अक्रॉस कितना मिलता है ड्रॉप, इस वाले के अक्रॉस V 4 ओम, 4 ओम के अक्रॉस कितना मिल जाता? IR, यानी कि 25/4 इंटू 4, यानी कि कितना? 25 वोल्ट। यानी कि इसके अक्रॉस कितना? 25 वोल्ट। तो ये खा गया, तो जो बचा 75 वोल्ट वही तो मिलेगा इसको। यानी कि अब डायग्राम में जब बनाओगे आप ये वाले डायग्राम में, तो आपको दिमाग में रखना है कि इसके अक्रॉस 75 वोल्ट है, 75 वोल्ट इसके अक्रॉस मिल रहा है, टोटल 100 नहीं मिल रहा है। बस बाकी कहानी वही है। तो K का वैल्यू कितना हो जाता? E/L, यानी कि 75 डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ दिया है 2, इतना वोल्ट पर मीटर। और बाकी वही कहानी है। क्या था कहानी, कैसे लिखते थे? V इक्वल टू E बाई L इंटू एक्स। तो V दिया हुआ है बैटरी का 2, E/L निकाल लिया हमने 75/2 इंटू एक्स हमें फाइंड करना है। बताओ यहां से x कितना आएगा? 4/75, 4/75 मीटर है। चाहो तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, तो इंटू 100 कर लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 3 4 16/3 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ लेंथ आएगा। ठीक है ना? 4/75 इंटू 100, हाँ ठीक है। तो इस तरह के सवाल इसमें बनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यही बनता है, बाकी सब आसान आसान बनता है। और क्या बच गया, क्या बच गया, क्या बच गया, क्या पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया जाए? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर नहीं बताया ना, वही बता ही देते हैं। चलो, हाँ जी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन आपको पता ही है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर होना चाहिए, है कि नहीं? कैसे निकलता है वो भी देख ही लो। एक बैटरी है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका EMF E मान लो, ये एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस R मान लो। तो मान लो हमको निकालना है मैक्सिमम पावर के लिए कंडीशन। तो सबसे पहले सर्किट में करंट बताओ, सर्किट में करंट कितना आता? E/R प्लस R। और पावर याद करो, पावर होता है I² इंटू R, होता है ना? I का वैल्यू रखो यहाँ पे उठा के, तो P का वैल्यू आ जाता, I का वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो E/R प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R, यानी कि P का वैल्यू आपको मिल जाने वाला था पावर इक्वल टू E स्क्वायर इंटू R डिवाइडेड बाई R प्लस R का होल स्क्वायर। यही है ना कहानी? अभी क्या करें? फॉर मैक्सिमा मिनिमा, हमें पावर को मैक्सिमाइज करना है। तो क्या हम करो, रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर दो, यानी कि आप निकालो dP/dR का वैल्यू और इसको पुट कर दो 0, है ना? अब dP/dR कैसे निकालोगे? निकाल पाओगे क्या? डिफरेंशिएट कर पाओगे ना? बिल्कुल कर पाओगे। U/V का डिफरेंशिएशन है, ऐसे कर लो। U/V का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? नीचे आता है V स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा R प्लस R का पावर 4, इसका होल स्क्वायर करोगे तो पावर 4 हो गया। ऊपर नीचे वाले को छोड़ देते हैं,
इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ई स्क्वायर आर का हो जाएगा, ई स्क्वायर तो कांस्टेंट है आर का 1, बीच में माइनस साइन, ऊपर वाले को छोड़ दो, इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 इंटू आर प्लस आर, अंदर जाओगे तो आर का 1, क्या यही होगा? इक्वल टू 0। तुम सॉल्व कर लेना, यहां से आर इक्वल टू आर आता है और कुछ नहीं आता है। यानी कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों बराबर होना चाहिए फॉर मैक्सिमम पावर। लेकिन एक बात ध्यान रखना बच्चों, एक बार आईआईटी ने कंफ्यूज किया था बहुत, पावर और एफिशिएंसी को लेके कंफ्यूज कर दिया था। मैं बताता हूं कैसे कंफ्यूज किया था। मैक्सिमम पावर के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। एक आध तो पहले तो बच्चों वाले सवाल जो नीट में आते हैं वो कैसे आएंगे। सबसे पहले नीट वाले सवाल देखो, वो आपसे बोल देगा कि एक सर्किट बना के दे दे ऐसा कुछ 1 ओम और यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगा दे। ये बैटरी लगा दिया 10 वोल्ट का, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे दे 3 ओम का, इधर लगा दिया 1 ओम का, इधर लगा दिया 6 ओम, इधर x। आपको बोलेगा फाइंड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस x फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। क्या निकाल सकते? आर इक्विवेलेंट 3 के बराबर कर दो। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 3 है, यानी कि इनका इक्विवेलेंट जो है वो 3 के बराबर आना चाहिए, यही कंडीशन लगेगा। अब इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए इसका कितना हो गया 6x बाई 6 प्लस एक्स, पैरेलल में है और उसके साथ ये सीरीज में है, तो 1 प्लस 6x डिवाइडेड बाई 6 प्लस एक्स मस्ट बी इक्वल टू 3, यानी कि 6x बाई 6 प्लस एक्स इक्वल टू 2, यानी कि 6x इक्वल टू 12 प्लस 2x, 6x माइनस 2x हो गया 4x इक्वल टू 12, x का वैल्यू कितना 3, यानी कि x का वैल्यू अगर 3 हो जाए तो सर्किट में मैक्सिमम पावर हमें मिलेगा इस सिस्टम से। हम बात करते हैं इफिशियंसी और पावर की बच्चों। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफिशियंसी एंड पावर? आखिरी चीज 5-10 मिनट और सुन लो, खत्म हो जाए, ताकि इससे कहीं गलती से सवाल आ गया तो छूटना नहीं चाहिए इतना पढ़ने के बाद। इफिशियंसी एंड पावर, पहला केस लेता हूं, सर्किट एक बना लिया जाए सबसे पहले। तो ये है, इधर बैटरी है 10 वोल्ट का और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 2 ओम और ये रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0.5 ओम। ध्यान देखो, इस केस में मैंने जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिया है वो बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस से छोटा लिया है। देख रहे हो, मैं तीनों केस बारी बारी से डिस्कस करता हूं, तुमको अपने आप फील आ जाएगा। जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिया है वो बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस से मैंने छोटा लिया है। तो सबसे पहले आप बताओ, क्या बताओ, आई सर्किट में करंट कितना जाएगा बच्चों? 10 बाई आर प्लस आर, यानी कि 2.5, क्या 4 एम्पियर का करंट जाएगा? पावर इनपुट कितना है? अगर 10 वोल्ट का बैटरी है, करंट जा रहा है 4 एम्पियर का, तो इनपुट पावर कितना? इनपुट पावर हो गया VI। VI से देखो तो 10 इंटू आई का वैल्यू है 4, कितना 40 वाट। और इसके अक्रॉस आउटपुट कितना मिलेगा बताओ? P आउटपुट आई स्क्वायर आर से, आई का वैल्यू था 4, तो 4 स्क्वायर इंटू आर कितना था 0.5, कितना आया 8। ये आउटपुट है, ये इनपुट है। जरा इफिशियंसी कैलकुलेट करो तो इफिशियंसी कैसे निकालते हैं? आउटपुट बाई इनपुट इंटू 100, तो 8 बाई 40 इंटू 100। जरा ध्यान से देखो 20% आ रहा है क्या? यानी कि हमको आउटपुट पावर मिला 8 वाट का और इफिशियंसी मिला 20% का। सुनते जाना कहानी, लिखना बाद में। दूसरा केस लेता हूं, यही सर्किट वापस से,
इस बार रेजिस्टेंस इस तरह से लेता हूं कि R और R बराबर हो जाए। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का बराबर ले लिया मैंने सेकंड केस में। इसको भी 2 ओम ले लिया, इसको भी 2 ओम ले लिया, और बैटरी कितने का था? 10 वोल्ट का था। सुनते जाना। बताओ इस बार करंट कितना जाता? आई का वैल्यू 10/4, 2.5 एम्पियर का करंट जाता। इनपुट पावर बताओ जरा, 10 इंटू 2.5 VI, 25 वाट। आउटपुट पावर बताओ जरा, आई स्क्वायर आर से 2.5 का स्क्वायर इंटू आर हो गया 2। कितना आएगा बच्चों? ये हो गया 6.25 इंटू 2, क्या 12.5 आएगा? अरे आएगा क्या? अच्छा मेरा हेडफोन का पावर खत्म हो गया, कोई नहीं, सुनाई दे रहा है, देखते रहना। अब जरा मुझे बताओ, आउटपुट पावर आया 12.5, तो इफिशियंसी कितना आता बच्चों? 12.5 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, क्या 50% आता? सुन रहे हो? अच्छा एक और केस देखना, थर्ड केस में क्या करते हैं, एक और सिचुएशन जो पॉसिबल है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इस बार मैं सिचुएशन ले रहा हूं, इसको 3 ओम, इसको वही 10 वोल्ट, 2 ओम, यानी कि इस बार मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस से बड़ा ले लिया है। बताओ आई कितना आएगा? आई 10/3 + 2 5, 2 एम्पियर का करंट आता। पी इनपुट बताओ, पी इनपुट VI से 10 इंटू 2 20 आता, और पी आउटपुट आई स्क्वायर आर से अगर देखें तो 2 स्क्वायर इंटू 3 कितना? 12। इफिशियंसी जरा बताओ, 12/20 इंटू 100, देख रहे हो 60%। अब जरा बताओ कौन सा फायदेमंद है, ये वाला या ये वाला? ये वाला तो ऑब्वियसली नहीं है, ये वाला या ये वाला? कौन सा ज्यादा फायदेमंद है बच्चों? देख के तो लग रहा है कि सर नीचे वाला है कि नहीं। 60% का इफिशियंसी मिल रहा है सर, इसमें तो 50% ही मिल रहा था। देखो इफिशियंसी मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि हमको आउटपुट कितना मिल रहा है। हम इफिशियंसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं आउटपुट पावर के लिए। समझ रहे हो बात? यहां पे आउटपुट पावर देखो कितने का आया है, 12 का। यहां पे आउटपुट कितने का आया है? 12.5। तो कौन सा बेटर है, 12.5 वाला या 12 वाला? 12.5 वाला। समझ रहे हो बात? तो इसलिए बोला जाता है कि मैक्सिमम पावर कहां पे मिलता है, जब R = R होता है। तो दोनों में डिफरेंस समझ जाओ। वो इफिशियंसी को लेके बात करें तो R शुड बी ग्रेटर देन R। अगर बोले इफिशियंसी हमें ज्यादा चाहिए, 50% से ज्यादा चाहिए, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर बोले कि हमको पावर मैक्सिमम चाहिए, आउटपुट पावर सबसे ज्यादा चाहिए, तो R = R होना पड़ेगा। उस समय एफिशिएंसी 50% मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? नोट करो। आपका इसी के साथ करंट खत्म होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैट खत्म, गॉस लॉ खत्म, करंट खत्म। ठीक है, बाकी कहानी बाद में। चलिए बाय बाय।